हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक सेकंड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि जो यूरोप है उसमें नेशनलिज्म कैसे आया। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो दैम टुडे। जब आप मिड 18th सेंचुरी में जो मिड 18th सेंचुरी की जो यूरोप थी उसका मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी जैसे कि आज हैं। आज तो अलग प्रॉपर कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस टाइम पर कोई ऐसी कंट्री नहीं होती थी, सब एक किंगडम के अंदर आते थे। What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their own autonomous territory. जो जैसे कि कंट्रीज़ जिनके नाम हम आज जानते हैं, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, पहले कुछ नहीं हुआ करती थी। ये सिर्फ एक राजा के अंदर, एक किंगडम के अंदर जो है रहती थी। एक पर्टिकुलर जगह को एक जो है ये फर्स्ट जो है राजा जो है होल्ड कर रहा है, इस पर राज कर रहा है, इस जगह पर जो है दूसरा राजा राज कर रहा है। ऐसे अपनी अपनी टेरिटरी पर राजा राज करते थे। और ये सारी जो कंट्री जो आज एग्जिस्ट करती हैं ये पहले किंगडम्स में डिवाइडेड थी, यानी कि राजा के अंडर थी। और कंट्रीज़ भी नहीं थी, किंगडम्स थी जो राजा के अंडर थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स। यहाँ पर यही बोला है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था उसमें जो है जो मोनार्कीज़ थी उनका कंट्रोल था, वो अपनी अपनी टेरिटरी पर राज करते थे और उन टेरिटरी में बहुत सारे तरह के लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। इतने सारे लोग रहने के बावजूद उनके अंदर कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था, यानी कि कोई उनमें जो है ऐसी भावना नहीं थी कि हम एक हैं, सबका कल्चर भी अलग था। ओफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। सिविक्स के जो चैप्टर 1 है उसमें एथनिक ग्रुप्स को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है और वो डाल भी चुकी हूँ मैं वीडियो। और एथनिक ग्रुप एक बार और बता देती हूँ। जैसे पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर ये जो हैं ये मुस्लिम्स है, सपोज़ ये मुस्लिम्स हैं ब्लू, एंड ये जो ग्रीन वाले हैं ये हिंदू हैं सपोज़, एंड जो ये ब्लू वाले हैं ये हमारे हैं सिख। तो ये जो ब्लू वाले हैं ये इनके अंदर एक जो है अपनापन आएगा कि हम सब एक जो हैं, हम सब एक रिलीजन के हैं। तो इनके अंदर एक जो है एकता सी आएगी और इनका एक एथनिक ग्रुप बनेगा। ग्रीन्स का एक अलग एथनिक ग्रुप बनेगा हिंदुओं का, और ये जो थर्ड कलर है टील कलर, इनका जो है एक अलग एथनिक ग्रुप बनेगा मुस्लिम्स का। तो ये एथनिक ग्रुप है। तो जो है ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में राजा के अंडर जो है लोग थे और जो है उनमें लेकिन कोई भी एकता नहीं थी। वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने जो है वो पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल किया था और जो है वो उसके अंडर जो है काफ़ी सारे रीजन्स आते थे, जैसे अल्पाइन रीजन। और जो अल्पाइन रीजन में लोग रहते थे वो टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड था। मतलब जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने जो है ऑस्ट्रिया हंगरी पर कब्ज़ा कर रखा था और ऑस्ट्रिया हंगरी में जो है उसने कब्ज़ा किया था। और हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर बहुत सारे रीजन्स भी आते थे, जैसे अल्पाइन रीजन में आते थे ये टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटलैंड। इनके अंदर जो है बोहेमिया लैंग्वेज बोली जाती थी। और एक और रीजन था जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर ने अपने अंडर किया हुआ था, वो था जो है हंगरी को भी उसने, जैसे ही बोला, ऑस्ट्रिया हंगरी पर कब्ज़ा किया था। तो जो हंगरी है उसमें जो है आधी जो जनता है वो मैग्यार बोलती थी और जो अल्पाइन रीजन के लोग थे वो बोहेमिया बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग भी थे और उसमें इटालियन स्पीकिंग भी जो है इंक्लूडेड थे। तो ये सारी जो है यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक ही राजा के अंडर जो है कितने सारे रीजन्स थे और सारे रीजन्स के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ये याद करने की चीज़ नहीं है, बस ये समझाने के लिए। अब यहाँ पर एक और रीजन है जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, गैलिसिया। ठीक है, यहाँ पर जो है एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि एरिस्टोक्रेसी वो होती है जो अमीर लोग होते हैं और बाकी जो बच्चे पीजेंट्स होते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में जो है वो लोग आते हैं जो अमीर होते हैं, सारी जो है धन दौलत उनके पास होती है। तो गैलिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी यानी जो अमीर थे वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एक राजा के अंडर कितने रीजन्स थे और सारे रीजन्स के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ये लैंग्वेज बोली जाती थी, ईस्ट में ये बोली जाती थी। तो ये सारा है।
सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और ऐसा अगर होगा, इस रीजन में ये लैंग्वेज है, इस रीजन में ये लैंग्वेज है, इस रीजन में ये लैंग्वेज है, और है सारा एक ही राजा के अंडर, तो फिर इससे जो है पॉलिटिकल जो यूनिटी है वो नहीं आएगी, लोगों में एकता नहीं आएगी, क्योंकि वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन अलायंस टू द एम्परर। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से बंधे हुए थे कि इन्हें ये था कि बस हाँ हमारा राजा एक है, यही इनमें एक कॉमन चीज़ थी जिनसे बंधे हुए थे, बाकी तो ये अलग धर्म के थे, अलग लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.1 विच इज़ द एरिस्टोक्रेसी इन मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी बता दिया, न्यू मिडिल क्लास देखते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो जो सोशली भी और पॉलिटिकली भी जो एरिस्टोक्रेसी थी वो डोमिनेंट क्लास थी, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी उसको, ठीक है, मेन माना जाता था एरिस्टोक्रेसी को, एरिस्टोक्रेट्स को। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। अभी जो ये जो बताया जा रहा है ना, ये एरिस्टोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन लोग थे, और न्यू मिडिल क्लासेस के बारे में आगे बताएंगे। तो जो एरिस्टोक्रेसी है वो डोमिनेंट क्लास थी, ठीक है, यानी कि इसी को मेन माना जाता था। उसके पास बहुत पैसे होते थे, बहुत पावर होती थी, और उसके जो मेंबर्स थे वो एक ही चीज़ से यूनाइटेड थे, एक ही चीज़ से जुड़े हुए थे कि उनके रहने सहने का तरीका जो है वो जो है सेम था। बेशक वो अलग अलग रीजन में रहते, कोई इसमें कोई इसमें, लेकिन थे सारे एरिस्टोक्रेट्स और सेम तरीके से वो अपना जीवन जीते थे। यही उनमें एक कॉमन चीज़ थी जिनसे वो जुड़े हुए थे। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। और वो अमीर थे ऑफकोर्स, तो जो है वो काफ़ी सारे कंट्री साइड में उनकी ज़मीन हुआ करती थी, और हाउसेज में टाउन वगैरह हुआ मतलब टाउन्स में हाउसेज वगैरह हुआ करते थे उनके खुद के। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज़ ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो वो जनरली जो है वो फ्रेंच बोला करते थे, ठीक है, हाई जो सोसाइटी वगैरह है वहाँ सारी जगह पर जो है उनकी फ्रेंच चलती थी, फ्रेंच ही बोलते थे। देयर फैमिलीज़ आर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और उनकी जो फैमिलीज़ है वो भी मैरिज से कनेक्टेड थी, यानी कि सपोज़ ये एरिस्टोक्रेट्स का ग्रुप है एक, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, तो अब इनको जोड़ना है तो आपस में इस ग्रुप की जो है इस ग्रुप से मैरिज हो जाती है, फिर इस ग्रुप की इस ग्रुप से, यानी कि मैरिजेस करके आपस में वो जुड़े हुए थे, उनकी फैमिली बेसिकली। और यही था कि जो है एरिस्टोक्रेसी के लोग एरिस्टोक्रेट से ही मैरिज करेंगे और ऐसे वो जुड़े रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। लेकिन इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी न्यूमेरिकली कम थी, यानी कि छोटी थी, माइनॉरिटी में थी, कम लोग थे एरिस्टोक्रेट्स, लेकिन पावर इनके पास ज़्यादा थी। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। और ज़्यादा जो मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की वो पीजेंट्री थी, यानी कि जो है एरिस्टोक्रेट्स की संख्या कम थी, बेशक उनके पास पावर ज़्यादा हो, लेकिन जो पीजेंट्स है, जो गरीब थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। To the west, the bulk of land was found by tenants and small owners, while in eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs. तो जो यूरोप का जो वेस्ट एरिया था वहाँ पर जो लैंड है उसको कौन जो उस पर खेती करते थे, टीनेंट्स और छोटे छोटे ओनर्स। टीनेंट्स होते हैं जो मतलब किसी इंसान के पास ज़मीन है, तो टीनेंट्स जो हैं उस जो ज़मीन का आदमी है, ज़मीन का जो मालिक है, उसको पैसे देते थे और उसकी ज़मीन पे जो है वो खेती कर कर जीते थे। यानी कि सपोज़ ये एक टीनेंट है, ठीक है, ये एक टीनेंट है और ये जो है एक पीस ऑफ लैंड है, और यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल फार्मर खड़ा है। तो अब इसको जो है खेती करनी है, तभी इसका घर का खर्चा चलेगा, क्योंकि खेती होगी तभी ये जी पाएगा, ठीक है, तभी इसका खर्चा निकलेगा। तो ये इसको जो है पैसे देता बदले में, इससे ज़मीन भाड़े पे लेता है या फिर खेती करने के लिए लेता है, उस पर खेती करके जो भी उगता उससे अपना जीवन चलाता था, और उसको जो ज़मींदार उसको पैसे देता था। तो ये था टीनेंट्स। और जो छोटे छोटे स्मॉल ओनर्स थे, यानी कि जो छोटे मोटी ज़मीन के मालिक थे जो लोग, वो ज़्यादातर खेती करते थे वेस्ट में, और जो टीनेंट्स हैं वो ये करते थे। और जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप था वहाँ पर जो है सर्फ्स खेती करते थे। सर्फ्स यानी कि बताया था सर्फडम, इसी चैप्टर में बताया था सर्फडम, ठीक है। सर्फ्स यानी कि जो जिनको बांध दिया जाता है कि तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी ज़मीन पे किसी एक मालिक है और इसी की ज़मीन पर इस बेचारे सर्फ को जो है पूरे मतलब ज़िंदगी भर खेती करनी है, ऐसे बांध दिया जाता था कि तुम्हें इसी आदमी के यहाँ खेती करनी है, तो वो सर्फ्स होते थे। तो जो है ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में जो है सर्फ्स खेती करते थे। अब यहाँ पर ये तो हो गया एरिस्टोक्रेसी के बारे में। अब बात आती है यहाँ पर न्यू मिडिल क्लासेस की, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास की। So, in western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market.
अब जैसे जैसे वेस्ट और जो सेंट्रल पार्ट था यूरोप का, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया, ट्रेड बढ़ने लग गया, और ट्रेड हुआ मतलब जो है ट्रेड बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो जो है टाउन्स की ग्रोथ हुई, टाउन्स बनने लगे। और जो है ये टाउन्स जैसे जैसे आए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, तो इसी के साथ एक कमर्शियल क्लास आई, एक क्लास सामने आई जो थी न्यू मिडिल क्लास। और न्यू मिडिल क्लास की जो एग्जिस्टेंस है वो बेस किस पे करती थी, वो किस पे डिपेंडेंट थी, मार्केट के प्रोडक्शन पे। ठीक है, अगर मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर वो जो मिडिल क्लास है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ना ही तो इतनी अमीर है कि मैं मतलब उसका खुद का ही कुछ हो, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, और ना ही वो इतनी गरीब है, तो जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता था उस पर डिपेंड करती थी। यानी कि जो यूरोप है, सपोज दिस इज़ यूरोप, इसका जो हमारा जो सेंट्रल पार्ट था और जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का, यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हुआ, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो शुरू हुआ, और जिसके साथ साथ ट्रेड भी बढ़ा, और ट्रेड बढ़ा तो फिर जो है टाउन्स बनने लगे, और टाउन्स बने तो फिर एक नई कमर्शियल क्लास सामने आई। कमर्शियल क्लास होती है जो बिज़नेस करती है, और ये कमर्शियल क्लास कौन किसकी थी, न्यू मिडिल क्लासेस की, जो किस पे बेस्ड थी, जिनकी एग्जिस्टेंस किस पे बेस्ड था, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ये तभी जी सकते थे, तभी इनकी ज़िंदगी चल सकती थी, जब मतलब तभी इनका खर्चा पानी निकल सकता था, जब ये जो है मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे, बिकॉज दीज आर बिजनेसमैन, सो करते थे और ऐसे ही जीते थे, ऐसे इनका जो है खर्चा पानी निकलता था। तो जो है यही था इसमें। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। और ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ये इंग्लैंड में शुरू हुआ 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लेकिन फ्रांस में या फिर जर्मन स्टेट्स के बाकी पार्ट्स में ये 19th सेंचुरी में हुआ। इन इट्स अवेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग। और जैसे ये हुआ तो नए सोशल ग्रुप्स आए, जैसे कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन को यहाँ पर कमर्शियल क्लास कहा गया है या फिर न्यू मिडिल क्लास। एंड ये जो है मिडिल क्लासेस थी, जिनमें कौन कौन आते थे, बेसिकली जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, या जो प्रोफेशनल थे। और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उनमें ये जो लोग थे, ये जो वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन थी, ये काफ़ी ज़्यादा कम थी, स्मॉलर इन नंबर थी, लेकिन कब तक, 19th सेंचुरी तक। और जब जो है ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, इनकी जो प्रिविलेजेस थे, ये जब जो है एबोलिश हुए, यानी कि ख़त्म हुए, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे इनको जो है फ़ायदे मिल रहे थे, ठीक है, पावरफुल ज़्यादा हो रहे थे, ये इन्हें ज़्यादा हक मिल रहे थे, तो इनके जैसे ये सब ख़त्म हुआ, इनकी जो प्रिविलेजेस, जो इन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे थे, ख़त्म हुए। तो उस टाइम पर जो है ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, इनके मन में नेशनल यूनिटी का आइडिया आया, और उसी टाइम पर इन्हें जो है पॉपुलैरिटी गेन हुई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.2, विच इज़ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था 19th सेंचुरी में यूरोप में, ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से अलाइड था। ठीक है, द टर्म लिबरलाइजेशन डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आज़ादी, तो ये लिबरलाइजेशन है एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम था लिबर, लिबर मतलब फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। और जो नई मिडिल क्लासेस थी, इन्होंने क्या मतलब निकाला लिबरलिज्म का, कि आज़ादी, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आज़ादी मिले और सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले, यानी कि सब जो है लॉ के आगे सेम हों। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। पॉलिटिकली क्या था इसका मतलब, कि जो गवर्नमेंट है उसे वही मतलब डिसाइड करे कि वैसे तो लिबरलिज्म का मतलब जो न्यू मिडिल क्लास ने निकाला था वो था कि फ्रीडम मिले, हर एक इंसान को फ्रीडम मिले और सबको जो है लॉ के आगे समान रखा जाए। और पॉलिटिकली इसका क्या मतलब था कि जो गवर्नमेंट है वो कंसेंट से बने, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जो है लोगों की सहमति से बने, यानी कि सबकी सहमति हो, ऐसे जो है गवर्नमेंट बने, कंसेंट से बने, सहमति से बने। सिंस द फ्रेंच रिवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और दूसरा एक पहलू था, मतलब एक दूसरी समझ जो थी लिबरलिज्म की, वो ये थी कि ऑटोक्रेसी का एंड हो जाए, यानी कि जो ऑटोक्रेट्स थे उनकी जो ऑटोक्रेसी चलती थी उन्हीं को ज़्यादा पावर मिलेगी, वो सब खत्म हो जाए। और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो चर्च में जो प्रिस्ट वगैरह थे उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे थे वो भी ख़त्म हो जाए, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जो सभी को जो है रिप्रेजेंट करे और पार्लियामेंट से बने।
19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और 19th सेंचुरी में जो न्यू मिडिल क्लास थी उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है कि कोई भी हो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन लेते थे, तो ऐसा ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसकी भी है उसी के पास रहे, कोई ऐसे छीन ना सके। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन अगर ये भी बोला जा रहा था कि जो है सबको जो है लॉ के आगे समान रखा जाए, ये भी उनकी मांग थी लिबरल्स की, बट इसका मतलब ये नहीं था कि क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ ये मांगा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको यूनिवर्सल सफरेज का राइट मिले, यानी कि सभी को वोटिंग का अधिकार मिले, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के आगे सब समान रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको वोट करने का अधिकार मिले, ये चीज़ भी एक है। You will recall this in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. जब हमने फ्रांस में रिवॉल्यूशन के टाइम देखा था कि उसमें रिवॉल्यूशन आ रहा था, बदलाव आ रहा था, लेकिन उस टाइम पर भी जो है वोट का जो अधिकार है वो सिर्फ उन्हीं को मिलता था जिन आदमियों के पास जो है प्रॉपर्टी होती थी। प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को ही सिर्फ जो है वोटिंग का अधिकार मिलता था। वो सारे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो सारी वुमेन जो मतलब वो सारे मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और सारी वुमेन, इन सब को जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते थे, यानी कि वुमेन को तो मिलते ही नहीं थे और मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन्हें भी नहीं मिलते थे। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। सिर्फ एक छोटे पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए बहुत ही ज़्यादा जो जैकोबिन क्लब्स में जितने भी जो है अडल्ट मेल्स आते थे ना, उन्हीं को सिर्फ थोड़े समय के लिए जो है राइट टू वोट का अधिकार मिला था, क्योंकि वो जैकोबिन क्लब्स में थे। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। जो नेपोलियनिक कोड था उसमें भी जो है लिमिटेड ही जो है सफरेज का अधिकार मिला, यानी कि सबको ऐसा वोट करने का अधिकार नहीं था। और जो 19th और अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन जिनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, उन्होंने अपोजिशन मूवमेंट्स भी जो है ऑर्गेनाइज करे ताकि उन्हें भी जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले। अब ये तो था पॉलिटिकली जो है वो लिबरलिज्म का क्या मतलब है, लेकिन इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब था कि जो मार्केट्स है उसमें फ्रीडम मिले, ठीक है, एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और जो भी सरकार ने एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में गुड्स और कैपिटल को भेजने में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो सारे ख़त्म हो जाए और मार्केट्स को फ्रीडम मिले क्या उनको प्राइस सेट करने इन सब की, ठीक है। इकोनॉमिक स्पेयर में लिबरलिज्म का मतलब ये था। एंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। और 19th सेंचुरी के दौरान जो मिडिल क्लास थी उनकी ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड रही। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें समझ आएगा। जर्मन स्पीकिंग रीजन जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी का मतलब ये पीरियड। अब जो फर्स्ट हाफ यानी कि 1850, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था 1800 से 1850 का, इस दौरान जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे इनमें जो है छुआ था, उसका मतलब एक एग्जांपल है वो देखते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। यानी कि अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लगाए थे उसने, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब उस टाइम मतलब बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज़ होती थी, तो उस टाइम पे जो है ये सारी चीज़ें हटाकर, यानी कि जब नेपोलियन था और उसने जब अपने वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स निकाले तो उस टाइम बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपलिटीज़ थी, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बना दिया। जब नेपोलियन का राज चलता था तो उस टाइम पर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी प्रिंसिपलिटीज़ थी, लेकिन उन सबको हटा के फिर बाद में 39 स्टेट्स का परफेक्ट जो है कन्फेडरेशन बना दिया कि बस 39 स्टेट्स ही रहेंगे, ठीक है। ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी। और हर एक जो 39 स्टेट्स थे इनको इनकी अलग पर्टिकुलर करेंसी और वेट्स और मेजर्स दिए गए। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty about 5% at each one of them। अब एक जो अगर मर्चेंट ट्रैवलिंग है, यानी एक मर्चेंट अगर उसको 1833 में या उससे जो 1800 से 1833 के बीच में अगर कहीं ट्रैवल करना होता, लाइक सपोज हैम्बर्ग से
अगर किसी मर्चेंट को 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अगर ट्रैवल करना है और अगर अपने गुड्स बेचने हैं तो उसको 11 कस्टम बैरियर से पास करना पड़ता था और हर एक पे पास करने पर उसे 5% हर एक को देना पड़ता था। अब ठीक है, यही था कि जो 39 स्टेट बनाए थे उनकी अलग अलग जो है करेंसी बना दी और अलग अलग वेट्स एंड मेजर बना दी कि इस कंट्री में 1 मीटर का मतलब इतना है, इस कंट्री में 1 मीटर का मतलब इतना है, कंट्री नहीं सॉरी स्टेट में, इस स्टेट में इतना है, इस स्टेट में इतना है। और जो 1833 में अगर किसी मर्चेंट को ट्रैवल करना है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अपनी गुड्स को बेचने के लिए तो उसे 11 कस्टम बैरियर से जो है पास करना पड़ता था और उन सब पे 5% जो है उसे वो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ड्यूटीज़ वर ऑफन लवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और कई बार ड्यूटीज़ जो है जो ड्यूटीज़ है यानी जो भी वो कस्टम ड्यूटी पे करता था 5% वो कई बार उस चीज़ पर भी डिपेंड करती थी कि जो गुड्स वो जो है बेचने जा रहा है उनका वेट क्या है और कितनी मेजरमेंट है, कितनी मात्रा में कितना वेट है। As each region has its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation। और जैसा कि बताया हर रीजन का अलग अपना एक वेट्स एंड मेज़र का सिस्टम था, तो इसके कारण जो है ये प्रोसेस जो है जब भी कुछ करना होता तो हर एक रीजन का अलग वेट्स एंड मेज़र का सिस्टम, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था कैलकुलेशन में, क्योंकि हर रीजन का अलग अपना सिस्टम है वेट एंड मेज़र का। इस रीजन में इतना है 1 मीटर का मतलब इस रीजन में इतना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस होती थी। अब जैसे अगर कपड़े का जो है मेज़र करना है कपड़े को एली में, यहाँ पर एक यूनिट जिससे एली जिससे जो है मेज़र किया जाता था कपड़े को। तो अगर मान लो आपको अलग अलग लेंथ होती थी एली की, जैसे अगर एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू इतना, यानी कि अगर आपको जो कपड़ा है वो 1 एली चाहिए तो आपको उसमें अगर आपको 1 एली कपड़ा चाहिए तो आपको फ्रैंकफर्ट में वो 54.7 सेंटीमीटर मिलेगा, 1 एली कपड़ा फ्रैंकफर्ट में। और अगर आपको 1 ही एली कपड़ा मेंस में चाहिए तो वो आपको 51.1 सेंटीमीटर बनेगा। और सेम आपको 1 एली कपड़ा अगर न्यूरमबर्ग में ख़रीदना है तो वो आपको 65.6 मिलेगा और फ्रीबर्ग में 53.5। तो जैसे कि हर रीजन में जो है वेट्स एंड मेजर का सिस्टम अलग था, जिससे काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस होती थी। Such conditions were viewed as obstacle to economic change and growth by the new commercial classes who argued for the creation of unified economic territory along the unhindered movement of goods, people and capital। जो कंडीशंस थी कि इस जगह पर इतना मीटर इस जगह पर इतना मीटर है जो है, ये सारी जो दिक्कतें थी, ये कंडीशंस थी, ये इकोनॉमिक एक्सचेंज में और जो नई कमर्शियल क्लास उसकी ग्रोथ में जो है काफ़ी ज़्यादा हिंडर कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा बाधा ला रही थी। ठीक है, एंड हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। और जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थे उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती, क्योंकि उनका तो काम ही था बिजनेस करना, अगर उनको दिक्कतें आएंगी तो फिर वो कैसे चलेगा। तो उन्होंने जो न्यू कमर्शियल क्लास थी लिबरल्स से, उन्होंने जो है आर्ग्यू किया कि एक इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए एक, और जो है जितने भी गुड्स और जो है लोगों का और कैपिटल का मूवमेंट है वो बिना दिक्कत के होना चाहिए। 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। अब इसका जो और ये जो है प्रशिया में जो है बनाई गई थी और इसको काफ़ी सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। और इसने 2 काम किए थे, एक तो जो है टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया था और एक जो है जो पूरी जो है जगह पर पूरी जो मतलब एरिया में टोटल जो है पूरी उसमें कंट्री में 30 करेंसीज थी उनको सिर्फ 2 कर दिया। ठीक है, तो ये 2 काम करे ज़ोल्वेरिन ने, इंपॉर्टेंट है ज़ोल्वेरिन के 2 काम क्या थे, उसने टैरिफ बैरियर ख़त्म किया। टैरिफ बैरियर क्या था, अगर किसी को पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो उसे टैक्स पे करना पड़ता था, वो जो है वो ख़त्म कर दिया। और जो पूरा जो है करेंसीज फैली हुई थी पूरी 30 उसको कम करके पूरी बस 2 जो है करेंसीज कर दी पूरी कंट्री में। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और जो रेलवे नेटवर्क था उसको भी बनाया गया, काफ़ी ज़्यादा उससे मोबिलिटी आई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है हुआ। ट्रस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, उससे नेशनल यूनिफिकेशन एट लास्ट होनी थी। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। जो है इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली जो बढ़ रहा था नेशनलिज्म, इससे जो ओवरऑल नेशनलिस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए, नेशनलिज्म ओवरऑल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है 2.3 विच इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 के बाद एक नया कंजर्वेटिज्म आया। व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म, ये हम आगे देखेंगे। तो 1815 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1815 में जो नेपोलियन है वो डिफीट हो गया, हार गया। ठीक है, नेपोलियन का जितना भी जो है झंडा पानी था ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म हुआ और फिर जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी उनमें एक नई चीज़ जागी, नई आत्मा सी जागी और उन्होंने जो है कंजर्वेटिज्म की एक भावना आई, यानी कि उन्होंने जो है कंजर्वेटिज्म नाम की एक नई प्रैक्टिस मिली। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिज्म उन्होंने
जो है उनको मिला, उन्होंने इसे स्टार्ट किया निज़म में। चैप्टर है वैसे ये, मेरा तो मुंह दुख गया बोलते बोलते, बट अभी तो 2.3 पूरी होनी है, उसके बाद जो है 2.3 है इतनी, और उसके बाद जो है हमारा 2.4 है इतनी कुछ, हाँ बस उसके बाद ख़त्म। ठीक है, करना तो है ही कंप्लीट आज, क्योंकि पूरा 2 तो कर ही लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम करेंगे ऑफ कोर्स हमारा जो है 3। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं उनको एक नई जो है उनमें स्पिरिट जागी, उनमें कंजर्वेटिज़म की भावना आई। ठीक है, जब नेपोलियन हार गया 1815 में, अब जैसे नेशनलिज्म हो रहा था तो उसमें नेशनलिस्ट थे जो नेशनलिज्म करा रहे थे, ऐसे कंजर्वेटिज्म कराने के लिए कंजर्वेटिव्स थे। अब जो कंजर्वेटिव्स है वो क्या बिलीव करते थे, दैट सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, द सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि जो भी हमारी पहले से जो फिलॉसफी चल रही है, जो भी ट्रेडिशन चल रहा है वो सारा चलता रहे। ठीक है, अब जो कंजर्वेटिज्म वो क्या बिलीव करते थे कि जो भी अभी फ़िलहाल जो ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन चलते आ रहे हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, जो मोनार्की थी, जो चर्च थे, और जो सोशल हायरार्कीज थी, यानी कि जो भी पीजेंट्स थे, एरिस्टोक्रेसी थी, वो जो भी प्रॉपर्टी फैमिली थी, वो जितना भी पहले जो चीज़ें थी वो सारी चलती आनी चाहिए। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. मतलब जो ज़्यादातर, अब जैसे जनरली कंजर्वेटिज्म क्या है और कंजर्वेटिज्म क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, ये तो बता दिया, लेकिन यहाँ बोला है न्यू कंजर्वेटिज्म, एक नया कंजर्वेटिज्म था। तो उसमें न्यू क्या था कि जो ज़्यादातर कंजर्वेटिव्स थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो ये जो सारी चीज़ें हैं वापस, जो मतलब प्री रिवोल्यूशनरी डेज़ यानी कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है उससे पहले जो रूल्स थे वो वापस आए सोसाइटी में, ऐसा ये जो कंजर्वेटिज्म है नहीं चाह रहे थे। रैदर दे रियलाइज, इसके अलावा ये सोच रहे थे कि जो नेपोलियन ने चेंजेस करें उल्टा वो और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे मोनार्की को। ठीक है, इट कुड मेक स्टेट पावरफुल, मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और जो नेपोलियन ने जो और रूल्स बनाए थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लगाए थे, वो मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिज्म ये सोचता है, कंजर्वेटिव्स ये सोचते हैं कि जो जितने भी ट्रेडिशनल रूल वगैरह जो भी चले आ रहा है वो सारे रहने चाहिए। लेकिन ये जो नया कंजर्वेटिव्स है ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो नेपोलियन ने जो रूल बनाया ना वही जो हमारी मोनार्की जिसे हम चाह रहे हैं वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, नेपोलियन के ही रूल। ठीक है, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe। ये सोचते थे कि जो अगर यूरोप की मोनार्की को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, राजा शासन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो जो नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लगाए थे, ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो नेपोलियन ने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लगाए थे वो होने चाहिए। और जितने भी जो है डायनेमिक इकोनॉमी यानी कि जितने भी जो है मार्केट में जितने भी जो एक्स्ट्रा जो है रेस्ट्रिक्शन अब हटने चाहिए, और फ्यूडलिज्म और सर्वडम भी ख़त्म होनी चाहिए ताकि यूरोप में मोनार्की और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये सोचते थे, यानी कि अपनी तो हैं, इनको ये तो चाहिए कि मोनार्की स्ट्रॉन्ग हो, राजा शासन ही चले, लेकिन ये नेपोलियन के तरीके से ही उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे, ना कि पुराने ट्रेडिशन को वापस लाकर। अब नेपोलियन तो हार चुका था 1815 में। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू है उसमें हार गया था नेपोलियन, और हराया किसने था, ये 4 कंट्रीज़ इन्होंने हराया था, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इन सब ने। ठीक है, अब 1859 में जो भी ये यूरोपियन पावर्स बोलते हैं इनको, तो यूरोपियन पावर्स ने 1859 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया। कौन सी जो है कंट्रीज़ थी यूरोपियन पावर में, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब इन्होंने सारों ने साथ मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब जो है जब नेपोलियन को हरा दिया तो अभी यूरोप पे खुद जो है कब्जा करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक मीटिंग बिठाई वीना में। ठीक है, अब जो इनकी वीना कांग्रेस थी उसको कौन होस्ट करता था, उसका लीडर कौन था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इंपॉर्टेंट नाम है ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। अब जो ये द डेलीगेट्स drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। अब ये जो जितने भी जो ग्रुप थे, जो कंट्री थी, उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वीना बनाई 1815 की। ठीक है, यानी कि ग्रुप बनाया, एक संधि बनाई। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए थे अपने टाइम में वो सारे अंडू किए जाए, यानी कि उनको वापस जो पुराने चेंजेस थे उनमें बदला जाए।
अब जो बर्बन डायनेस्टी थी जिसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था उसको वापस पावर में रिस्टोर किया गया, यानी उसको वापस जो है पावर दी गई। और जो फ्रांस थी, यानी कि जो नेपोलियन ने फ्रांस की जो अपने अंडर ले लिया था उनको वापस जो है आज़ाद कराया है। और जो है सीरीज़ ऑफ स्टेट और जो फ्रांस है उसके आसपास जो है स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रांस और आगे जाके फैल ना सके, एक्सपेंड ना हो सके। और ऐसा करने के लिए ताकि स्टेट्स बना दिए कि जो है फ्रांस आगे नहीं फैल सके, तो स्टेट्स कैसे बनाए, जो किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स था वो बनाए गए, ठीक है, एंड नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और जो साउथ की तरफ थे उस जगह पर जो है जिनोवा नाम का स्टेट बना दिया गया। और प्रशिया को नई नई टेरिटरी दे दी गई वेस्टर्न साइड में और जो है नॉर्थ की साइड में, और जो ईस्टर्न ही है ये, ठीक है, जो नॉर्थ की साइड है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल दे दिया गया, ठीक है, नॉर्दर्न इटली का, ठीक है। ये सारे चेंजेस कर दिए ताकि जो है फ्रांस के जो है आगे और ना बढ़ पाए, ठीक है। और जो है बर्बन डायनेस्टी को जो है पावर में ला दिया वापस, ठीक है। और क्या किया, लेकिन जो कन्फेडरेशन बनाया था 39 स्टेट का नेपोलियन ने, उसको नहीं इन्होंने टच किया, यानी कि उसको बदला नहीं, उसको वैसे ही रहने दिया। और ईस्ट में जो रशिया है उसको पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और प्रशिया को जो है सैक्सोनी का जो है हिस्सा दे दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. और इनका जो मेन इंटेंशन था इस सब करने का क्या था कि जो मोनार्की है जिसको नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था, ख़त्म कर दिया था, राजा शासन ने ख़त्म कर दिया था नेपोलियन को, उसको वापस लाया जाए और नया कंजर्वेटिज्म बनाया जाए यूरोप में। अब जो कंजर्वेटिज्म रिजाइम्स थे इनको 1815 में सेटअप किया, ये ऑटोक्रेटिक थे। तो जो कंजर्वेटिज्म रिजाइम बनाए गए 1815 में, ये जो राजा वगैरह दोबारा बनाए गए ये ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि इनका जब मर्जी चाहे राजा की जो मर्जी चाहे जब मन करे कुछ भी करे, ठीक है, इन पे कोई रूल लागू नहीं हो, ठीक है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि ये जो है जो नया कंजर्वेटिज्म रिजाइम थे, जो राजा का नया शासन बनाया था, ये बिल्कुल भी अपनी बुराई या अपनी जो है किसी भी बात में डिसएग्रीमेंट जो है सहन नहीं करता था। कोई भी इनकी बुराई करे या कोई भी इनकी किसी बात में डिसएग्री करे, ये बिल्कुल भी सहन नहीं करता था। और अगर कोई भी इंसान जो है ये अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को क्वेश्चन करता था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हक है, तो उस सारी बातों को ये दबा देती थी। ये जो है नई मोनार्की, जो नई क्रिटिज्म, जो नई मतलब कंजर्वेटिज्म रिजाइम बनाई गई थी, नई जो राजा का रूल बनाया गया था। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and song and reflected ideas of liberty and freedom। और अगर कोई भी बुक्स के द्वारा या प्लेस के या सॉन्ग्स के द्वारा अगर आज़ादी का, लिबर्टी का आइडिया अगर फैलाता तो उसको सेंसरशिप लॉ के तहत जो है उसको बैन कर दिया जाता था, ठीक है। यानी कि सेंसरशिप यानी कि ऐसे रोक लगा देना कि क्या छापना है क्या नहीं, हमारी बुराई कुछ नहीं छाप सकते तुम न्यूज़पेपर में, इस पर ऐसे बैन लगा दिया जाता था। Associated with the French Revolution, the memory of French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। लेकिन जो है लिबरल तो उस टाइम पर भी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उनको जो है ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी भावना अभी भी इनके दिमाग में थी, वो इनको अभी भी याद था और ये चीज़ इनको और भी ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी। और जो है जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनको एक चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको क्यों ख़त्म किया गया, यानी कि जो सेंसरशिप लॉ के तहत जो बैन लगा दिया कि कोई भी जो है हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, राजा के खिलाफ बोला तो फिर उसको बैन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो थी ये सबसे ज़्यादा बुरी लगी जो लिबरल्स हैं उनको, ठीक है। उन्होंने कहा कि कम से कम इसे तो मत लगाओ, ठीक है। अब ये था। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है 2.4 द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो को बट जो है टॉपिक वाइज तो हमें कंप्लीट करना ही है, तो स्टार्ट कर दे। लास्ट टॉपिक है, बस 5-6 मिनट लगेगी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। मतलब जैसे अब 1815 में मतलब जो है नेपोलियन हार गया था, तो उसके बाद जो है कंजर्वेटिज्म का रूल लग गया था, मोनार्की आ गई थी। तो जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो बदलाव चाहते थे, अच्छे जो लिबरल्स थे, उनका क्या हाल था, तो अब ये देखना है, ठीक है, इस दौरान। क्योंकि उनका तो रूल गया, नेपोलियन गया, उनका रूल भी गया, अब आ गया कंजर्वेटिज्म, ठीक है, दोबारा मोनार्की। तो अब ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, अब 1815 के बाद से जो रिवोल्यूशनरीज थे अब वो जो है छुप गए, वो अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि अब उन्हें या तो मार दिया जाता, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो कंजर्वेटिज्म को अपोज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिबरल्स हैं, रिवोल्यूशनरीज हैं, तो अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने अंडरग्राउंड होकर, जिसमें जो है रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और जो लिबर्टी, आज़ादी के जो आइडियाज़ हैं उनको फैलाया जाता था।
और अगर इस टाइम पर कोई इंसान रिवोल्यूशनरी है तो उसका मतलब क्या होता था कि वो मोनार्की को, राजा जो है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। और मोनार्की जो है वो 1815 के बाद जो है वीना कांग्रेस ने बनाई थी, जैसा कि आपको पता है, यूरोपियन पावर्स ने मिलकर, ठीक है। और अगर इस टाइम पर जो है 1815 के बाद कोई भी अगर रिवोल्यूशनरी होता तो वो जो है ऐसे समझा जाता कि वो मोनार्की के अपोज है, क्योंकि होता है क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी है, वो कंजर्वेटिज्म के अपोज में है, लिबरल है, आज़ादी चाहता है, और कंजर्वेटिज्म तो मोनार्की चाहते हैं, राजा का शासन चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो अंडरग्राउंड भी हो गए थे, छुप गए थे। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और ये जो रिवोल्यूशनरीज थे को ये समझ आ रहा था कि अगर हमें फ्रीडम करनी है तो हमें नेशन स्टेट तो बनाने ही पड़ेंगे। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गिसेपी मजीनी। और एक ऐसा ही रिवोल्यूशनरी था जो इटालियन था, जिसका नाम था गिसेपी मजीनी। तो गिसेपी मजीनी जो था वो 1807 में जो है वो जिनोआ में बॉर्न हुआ था, और वो जो सीक्रेट सोसाइटी बनाई जा रही थी रिवोल्यूशनरीज द्वारा, ठीक है, कि उसका एक मेंबर बन गया था। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. Sent into exile in 1831. जब ये 24 years के थे तो इन्हें exile में भेजा गया 1831 में, क्योंकि इन्होंने exile का मतलब इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, 1831 में, ठीक है। यानी कि 1807 में बॉर्न हुए और उसके 24 साल बाद यानी कि 1831 में इन्हें जो है देश से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने लिगुरिया में रिवोल्यूशन चलाया, बदलाव के लिए इन्होंने चीज़ें चलाई, ठीक है। Society, first young Italian Marseillese and then young European Bernie, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. अब ये जो है वहाँ देश से बाहर निकाल दिया, तब भी शांति से नहीं रहे। इन्होंने और 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, एक का नाम था यंग इटालियन मार्सेलीज एंड दूसरे का नाम था यंग यूरोपियन बर्न। सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई थी। इसके मेंबर्स कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के जो भी यंग पीपल थे, जो यंग मैन थे, वो इन दोनों सोसाइटीज़ के मेंबर थे। दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब जो गिसेपी मजीनी थे वो क्या बिलीव करते थे कि भगवान यही चाहते हैं कि जो लोग हैं वो नेशंस बनकर रहें, ठीक है। मजीनी ये बिलीव करते थे कि भगवान की मर्ज़ी है कि जो नेशन स्टेट्स हैं वो बने। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो अब भगवान की मर्ज़ी थी मजीनी के अकॉर्डिंग, तो भगवान की मर्ज़ी थी मजीनी के अकॉर्डिंग, तो मजीनी जो है ये नहीं चाहते थे कि इटली जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स या किंगडम का पैच वर्क बने। वो चाहता था कि इटली भी जो है सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बने, यानी कि एक नेशन स्टेट बने, पूरी एक अकेली जो है यूनिफाइड रिपब्लिक बने, ठीक है। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और जो है इटालियन लिबर्टी आए, आदि मिले। फॉलोइंग इस मॉडल, अब उसका जो मजीनी का जो मॉडल था कि जो है नेशन स्टेट बनने चाहिए क्योंकि भगवान की मर्ज़ी है, तो इस मॉडल को फॉलो करते हुए उसने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में, ठीक है। और मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फाइट इन द कंजर्वेटिज्म। और मजीनी जो ये बिल्कुल बिना डटे जो है मोनार्की को अपोज कर रहे थे, राजा शासन का विरोध कर रहे थे और डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें जो है इन चीज़ों ने कंजर्वेटिव्स को डराया कि कंजर्वेटिज्म डरने लगे, क्योंकि वो तो मोनार्की चाहते थे। अब इनको कोई अपोज करने वाला आएगा तो डर गए थे। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और जो मेटरनिच था, यानी कि जो ड्यूक मेटरनिच था, कौन? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जो ट्रीटी ऑफ वीना का जो है हेड था, जैसे कि हमने पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ वीना का हेड था, ठीक है, यूरोपियन पावर्स का हेड था, ठीक है। कौन? ड्यूक मेटरनिच, जिसने पूरा कंजर्वेटिज्म का खेल बनाया, पूरा एकदम जो है वापस मोनार्की लाया। इसने जो है ड्यूक मेटरनिच ने जो है गिसेपी मजीनी को सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमी बताया अपने सोशल ऑर्डर का, यानी कि मोनार्की का, कंजर्वेटिज्म का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा इतना ही ख़त्म होता है। तो अब जो है नेक्स्ट हम जो है पार्ट 3 करेंगे, पार्ट 4 में हम ये टॉपिक 3 करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसको करेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशंस 1830 टू 1848, ठीक है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। पूरे 40 मिनट्स की वीडियो बन गई ऑलमोस्ट, सो प्लीज़ पूरी देखना। थैंक यू।